भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश पर मुगलों और ब्रिटिशर्स की नजरें थी, जो इन पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, कैसे वो एक समय खंडित था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, और कैसे एक महान व्यक्ति जिनके मार्गदर्शन से एक साधारण सा बालक अखंड भारत का महान सम्राट बना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ चंदन। जानते हैं भारत के इतिहास के बारे में। आराम से लेटकर, टेंशन को छोड़कर, चिल होकर वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 329 BC यानी 329 BC की, जब भारत 16 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जैसे काशी, अवंती, मगध और अनेक से। इन सब में आपने अभी अभी सुना मगध। ये इन 16 जनपदों में महाजनपद था। आइए थोड़ा मगध के इतिहास जान लेते हैं। मगध पर उस वक्त नंदा डायनेस्टी राज करती थी। नंदा डायनेस्टी एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, जिसके पहले राजा थे महापद्मानंद। महापद्मानंद एक बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था। अब आप तो जानते ही हैं, जैसा बाप वैसा बेटा। इनका बेटा धनानंद बड़ा ही शातिर, क्रूर और निर्दय व्यक्ति था। गद्दी के लोभ में अपने बाप तक को मार दिया था इसने। बाप को मारने के बाद ये खुद गद्दी पर बैठ गया और अपना शासन पूरे 16 जनपदों में फैलाना चाहता था। उधर से अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर भारत पर कब्जा करने आ ही रहा था, पर अलेक्जेंडर की सेना ने मगध से युद्ध करने से मना कर दिया। नंदा डायनेस्टी की सेना इतनी विशाल थी, अच्छे सूरमा उनके सामने कांप जाते थे, पर खतरा यहाँ टला नहीं। सेल्यूकस निकेटर, जो कि अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा हुआ था, अपनी चाल से मगध पर कब्जा करना चाहता था। सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम आगे बात करते हैं। फिर आई एक ऐसी सुबह जिसने भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। चाणक्य, एक महान व्यक्ति जो कि ये सब देख रहे थे, ये सब समझ रहे थे, धनानंद से बात करने उसके दरबार गए। धनानंद को इन सब बातों का संकेत दिया, पर धनानंद लोभ में चूर ये कुछ समझ नहीं पाया। पूरे दरबार के सामने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य सहन करते रहे। धनानंद ये नहीं जानता था इसका परिणाम उसके लिए इतना घातक सिद्ध होगा। बात तो तब बिगड़ी जब धनानंद ने चाणक्य की शिखा का अपमान किया। एक ब्राह्मण के लिए उसकी शिखा ही उसका सम्मान होती है। चाणक्य ने क्रोध में आकर प्रण लिया, जिस शिखा का तूने आज अपमान किया है, उसी शिखा की कसम खाकर कहता हूँ, तुझे इस गद्दी से उखाड़ फेंक, यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, तेरे नंद वंश का समूल्य नाश कर दूंगा धनानंद। और बोले, जब तक मैं तुझे इस गद्दी से उखाड़ नहीं फेंक देता, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। अब चाणक्य निकल पड़े भारत के महान सम्राट की खोज में। उन्होंने बच्चों को खेलते वक्त एक ऐसे बच्चे को देखा जो नाटक में ही सही पर राजा बना हुआ था, अपने मित्रों के बीच न्याय कर रहा था। उसके विचार इतने स्पष्ट थे और इतने उच्च थे कि चाणक्य उससे प्रभावित हो मन ही मन सोच लिए थे, भावी राजा तो मैं इसे ही बनाऊंगा। ये बालक थे चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ दोस्तों, चाणक्य ने इनसे बात की, इनको समझा और इनसे प्रभावित हो उन्हें अपना विद्यार्थी बनाया। चाणक्य जानते थे ये कोई आम विद्यार्थी नहीं है, आगे चलकर पूरे भारत का सम्राट बनेगा ये नन्हा सा बालक। चाणक्य ने इन्हें प्रशिक्षित किया, इनकी सोच विचार उस तरह बनाई। चाणक्य के लिए ये साधारण बात नहीं थी, ये बड़ा ही मुश्किल कार्य था। बचपन में चंद्रगुप्त बड़े ही हठी थे, जिद्दी थे। वो ये सब बातों से अवगत नहीं थे जो चाणक्य सोच रहे थे, पर चाणक्य तो चाणक्य ही थे। जैसे मिट्टी के घड़े को आकार दिया जाता है, वैसे ही चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा का आकार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत वर्षों तक चंद्र को शिक्षित किया और काबिल बनाने के बाद चाणक्य ने एक युक्ति सोची। चाणक्य को धनानंद की कमजोरियां पता थी। उसमें धनानंद की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका धन। जो भी राज कर वसूला जाता था, गरीबों से कर लिया जाता था, यानी उस समय जो गरीबों से टैक्स लिया जाता था, उसका 1/4 हिस्सा वो खुद अपने पास रख लेता था। ये चाणक्य जान चुके थे। बड़े ही सोच समझकर चाणक्य और चंद्र ने एक प्लान बनाया और धनानंद का धन लूट लिया, और इसमें वो काबिल भी हुए। ये धन का उपयोग उन्होंने अपनी सेना जोड़ने में किया।
उनको आर्मर, वेस्ट जैसी चीजें दी। उनके पास इतनी विशाल सेना नहीं थी कि वो तुरंत ही धनानंद पर वार कर सके। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जो कि नंदा डायनेस्टी के रूल से खुश नहीं थे। इसमें कुछ आम लोग, कुछ आदिवासी समुदाय और कुछ ऐसे छोटे छोटे नगर थे। उनके राजाओं के साथ मिलकर उनकी सेना बनाकर उनको प्रशिक्षित किया। इसमें काफ़ी समय लगा, पर चाणक्य ने ये कर दिखाया। चाणक्य की एक खास बात थी, उन्होंने अपनी योजना की किसी को भनक तक लगने नहीं दी। उनका मानना था सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो योजना को गुप्त रखना होगा, जिससे अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित होती है। अब आया वो समय जिसका चाणक्य और चंद्र दोनों को इंतजार था। सेना को युद्ध के लिए तैयार करने के बाद आई वो घड़ी जिसमें किसी एक की जीत ही तय थी, या तो चंद्र या तो धनानंद। जी हाँ दोस्तों, मगध में युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। एक तरफ धनानंद और आसपास के शक्तिशाली राजा, और एक तरफ थे चाणक्य, चंद्र और उनकी छोटी सी सेना। ये युद्ध इतना भयानक हुआ, कई सैनिक दोनों पक्षों से मारे गए थे। चंद्र की सेना की छोटी सी टुकड़ी ही शेष थी। ये युद्ध इतना घातक सिद्ध हुआ कि चाणक्य और चंद्र बाल बाल मरते हुए बचे। इस युद्ध का परिणाम एक तरफा था, क्योंकि नंदा डायनेस्टी की सेना के आगे बड़े बड़े सूरमा कांप जाते थे। चंद्र और चाणक्य बुरी तरह हार चुके थे। हारे तो वो बस युद्ध में थे, मन से वो कभी नहीं हारे। युद्ध के बाद अपने निवास स्थान में वापस जाते वक्त उन्होंने एक घर में बच्चे को खिचड़ी खाते हुए देखा। खिचड़ी काफ़ी गर्म थी। बच्चे ने सीधा खिचड़ी के बीच में हाथ डाला। तभी उसकी माँ ने उसे खाते हुए समझाया, बेटा तुम तो चाणक्य जैसी गलती कर रहे हो। सीधा बीच में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही ना। आराम आराम से किनारे से खाओ, धीरे धीरे बीच में जाना। इससे चाणक्य को अपनी गलती का पता लगा। चाणक्य की ये खास बात थी, सब जानते हुए भी उन्होंने कभी सीखना नहीं छोड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस खिचड़ी वाली बात से उन्होंने अपनी गलती को समझा और इसे ठीक करने के लिए एक नई युद्ध नीति तैयार की, जिसमें अब वो अधिक चतुराई से धनानंद की हार निश्चित कर सके। आइए जानते हैं उन्होंने क्या किया। एक राजा का साम्राज्य जब काफी बड़े स्केल पर फैला हो तो वो उससे अकेला नहीं संभाला जाता, उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। यहाँ धनानंद की जरूरत पूरी करने के लिए उसके भाई थे। यहाँ से नंदा डायनेस्टी पर काले बादल छाने लगे। एक एक कर अपनी योजना अनुसार मगध के स्तंभ यानी धनानंद के भाइयों को चंद्रगुप्त ने मार गिराया, जिससे धनानंद अपने आप ही थोड़ा कमजोर हो गया था। छापामार युद्ध से नंदा डायनेस्टी की सेना को भी कमजोर बना दिया था चंद्रगुप्त ने। फिर आई वो घड़ी तकरीबन 323 से लेके 321 बीसी के बीच में, जिसमें हुआ एक भयानक युद्ध, जिसमें कई लाशें बिछ गई, कई से सैनिक मारे गए। इतना घातक युद्ध हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। द ओवरथ्रो ऑफ नंदा डायनेस्टी यानी नंदा डायनेस्टी का पतन। जी हाँ दोस्तों, ये युद्ध इतना घातक हुआ, इसके परिणाम उतने ही अच्छे हुए। काफी समय युद्ध करने के बाद आखिरकार धनानंद का अंत हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। प्रण अनुसार चाणक्य ने अपनी शिखा बांध ली। इस युद्ध के बाद मौर्य साम्राज्य हर जगह छा गया। धीरे धीरे चंद्र का रूल अखंड भारत में छा गया। चंद्रगुप्त बने अखंड भारत के भावी सम्राट। बाद में इनका विवाह धनानंद की बहन दुर्धरा से हुआ। ये एक दूसरे से प्रेम करते थे और इसके बाद चंद्र का एक और विवाह हुआ, वो हुआ चाणक्य के कारण। राजनीतिक गतिविधियों को देखकर चाणक्य ने चंद्र का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ही होशियार और चालाक राजा थे। उन्होंने कई साल अपना रूल करने के बाद उनका बेटा बिंदुसार उसको अपनी गद्दी सौंप दी और चले गए वनवास में। चाणक्य का सपना पूरा करने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य को इस राजनीति में कोई लोभ नहीं था।
अपने बेटे बिंदुसार को अच्छे से ट्रेन करने के बाद, सब राजनीति समझाने के बाद चाणक्य के हवाले सौंप दिया और खुद ने इस वर्ल्डली लाइफ को छोड़ दिया। के बाद बिंदुसार बने अखंड भारत के दूसरे सम्राट। तो ये थी दोस्तों अखंड भारत की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाइए। ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो है ही, दूसरा इसकी स्क्रिप्ट मैंने अपने बर्थडे पर लिखना स्टार्ट की थी। मेरी जर्नी नहीं मेरी नहीं, आपकी और मेरी यानी हमारी जर्नी बस अभी स्टार्ट ही हुई है। हमें तो अभी बहुत आगे जाना है। अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। मेरी आने वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखिए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।